in case of human capital, instead of getting depreciated, value gets appreciated. So human capital, इसको इस तरीके से समझें, इस तरीके से डिफरेंस ह्यूमन और फिजिकल का डिफरेंस। फिर हमने किया था सोर्सेज में 3 तो मेजर वही थे, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग। इसके अलावा हमने 2 किए थे, एक किया था माइग्रेशन, ठीक है, और एक किया था इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर सरकार को कहाँ कहाँ करना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे तो खर्चा करना ही चाहिए। माइग्रेशन की जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करके इन वोकेशनल ट्रेनिंग देके अपने पास वाले एरिया में नौकरी करे, ऐसा जुगाड़ करना चाहिए। और फिफ्थ था इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट जैसे पब्लिसाइज करती है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको मैं आज बताऊंगा, मैंने डाटा पढ़ लिख के रखा हुआ, आपको भी बताऊंगा। हम तो बहुत पॉपुलेशन, हम असल में पिक्चराइज ही नहीं कर पाते कि सिचुएशन है क्या। मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था एक, मैं बताता हूँ आपको, उसमें रिपोर्ट नहीं, सॉरी, ये बुक से पढ़ रहा था, उसमें उसने दिए है हमारे भी 2-3 कमीशन बैठे हैं, मैं ऐसे बता, यूनेस्को, और बहुत पुरानी नहीं है, 2010 की रिपोर्ट है, 2010 की रिपोर्ट है ये। 37% ऑफ द इलिटरेट एडल्ट्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने अनपढ़ हैं एडल्ट्स, जो मतलब बड़े हैं लोग अभी, उनका पूरी दुनिया का 37 इलिटरेट एडल्ट्स सिर्फ इंडिया में ही है। ये यूनेस्को की रिपोर्ट है 2010 की। अभी 20 हुआ है, 20 के 6 महीने हुए हैं, कितना ही चेंज हो गया होगा, थोड़ी ना। चलो मान लेते हैं कि 10,000 स्कूल और खुल गए होंगे, तो एडल्ट एजुकेशन रेट थोड़ी ना बढ़ गया होगा। तो ये हिसाब था इंडिया का। तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, और इट इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, उनको मौखिक भी बताना पड़ता है, विजुअल वे में भी बताना पड़ता है। गवर्नमेंट के इसके लिए भी रूल्स और गाइडलाइंस हैं, हर चीज़ के लिए गाइडलाइंस हैं, अगर फॉलो की जाए। नेक्स्ट, फिर हमने किया था इंपॉर्टेंस, वो ये बड़ा जेनरिक सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो हर चीज़ में इंपॉर्टेंस है पूरी कंट्री में। जैसे एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ती है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। दूसरा, एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनका भी अच्छा मैक्सिमम यूज़ तभी हो पाएगा, ह्यूमन कैपिटल नॉलेज वाली होगी। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं देश में, वो भी एक इंपॉर्टेंस है, और वो देश के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल, अपने आप को वर्ल्ड के साथ कॉम्पिटिटिव रखने के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स के वर्ल्ड क्वालिटी का बनाने के लिए हमें वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, और वो बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है। फिर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, पढ़ा लिखा नॉलेज स्किल्ड आदमी होगा, इंडिविजुअल ह्यूमन कैपिटल होगा, तो वो प्लानिंग भी अच्छी करेगा, पॉलिसीज भी अच्छी फॉर्मुलेट करेगा, तो देश का स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अच्छी होगी। ये भी इंपॉर्टेंस ही है इसकी। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जब ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होता है, एक अनस्किल्ड स्किल्ड में कन्वर्ट होता है, तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, वैसे मैं आपके कान में डाल देता हूँ, एक जैसे हम पढ़ते हैं ना HDI, उसे मैंने समझाने के लिए बताया था कि ये इंडेक्स है। HDI इज ए इंडेक्स जो पूरी दुनिया मानती है, ठीक है, पूरी दुनिया में ये कॉमनली अप्लाई होता है, और ये इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने का। वैसे एक और इंडेक्स है, उसको कहा जाता है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, उसमें फिजिकल चीजें आ जाती हैं। तो ह्यूमन कैपिटल जैसी कन्वर्ट होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीजेस, PQLI इंक्रीजेस, इट रेजेस। फिर पॉजिटिव चेंज, एटीट्यूड में, स्वभाव में, कि वो डिसिप्लिन सिटीजन्स हैं, अच्छे सिटीजन्स हैं या नहीं है, अच्छी वैल्यूज़ हैं या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल सेटअप, इस सब में पॉजिटिव एटीट्यूड आता है एक ह्यूमन कैपिटल बनने से। तो ये हमने किया था इंपॉर्टेंस। अच्छा, इसमें मैंने एक दो चीज़ें और मार्क करके रखी हैं, क्योंकि इसमें केस स्टडीज़ में से कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए आप इसको सुन लो या लिख लो। देखो, जर्मन बैंक है ड्यूश बैंक, DEUTSCHE, डच बोलते हैं, डच में इस तरह से लिखा जाता है। तो ड्यूश बैंक है, शायद इसको डच ही बोलते हो, जर्मन बैंक है। उसकी ग्लोबल ग्रोथ सेंटर पब्लिश हुई है 1 जुलाई 2005 में। उसने क्या कहा है कि 2020 तक, अब तो 20 में तो 6 महीने हमारे ऐसे वेस्ट हो गए, 2020 में इंडिया विल एमर्ज एज वन अमंग 4 मेजर ग्रोथ सेंटर्स इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड बैंक ने अपनी रीसेंट रिपोर्ट में, जिसका नाम है इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी, देखो उसने हमको कंपेयर किया आयरलैंड के साथ।
कि जिस तरह से आयरलैंड अपनी नॉलेज को यूज़ करके अपनी इकॉनमी को सस्टेन कर लेता है, रिवाइव कर लेता है, अपने आप को बनाए रखा है, अदरवाइज आयरलैंड में रिसोर्सेज नहीं है। तो इंडिया का ट्रांजिशन जिस तरह से हो रहा है इनटू नॉलेज इकॉनमी, तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है जो कि अभी है $1000, इट विल इंक्रीज 3 फोल्ड्स और 2020 में $3000 हो जाएंगे अगर हम इस तरह से। तो ह्यूमन कैपिटल का एक बड़ा पिवटल रोल है। नहीं तो आप ये बताओ, ये चैप्टर पहले नहीं होता था, मैं तो 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स होते थे, वो सब पढ़ते थे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने लग गया अब पिछले 10-15 सालों से, 2000 के बाद से स्पेशली, जब ये 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई है, तब से हमारे जो वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज, हाई एडवांस कोर्सेज, इनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया। देयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस इंक्रीज। उसी के कारण हमारे को वर्ल्ड की नज़र अब हमारे पर पड़ी है 10-12 साल के बाद ही। आप इसका सिंपल इंडेक्स देखो, पीएम भी बोलते हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं तो हर जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि जो दुनिया की जितने भी फॉर्च्यून 500,000 कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सीईओ जो हाईली एडवांस जो पोस्ट हैं, वो तो इंडियंस के ऑक्यूपाई करके रखी हैं। तो वो रिजल्ट भी दिख रहा है, उसका इंडेक्स भी है। तो ह्यूमन कैपिटल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो इसको हम बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं। फिर हमने किया था प्रॉब्लम्स क्या थी इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो बड़ी वो भी जनरेट की हैं। एक तो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को हम बहुत बोल चुके, माइग्रेशन कि इन माइग्रेशन हो रही है, आउट माइग्रेशन हो रही है। एक दूसरा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सारा खर्चा गवर्नमेंट का करा के MBBS करके MD BE BTech MTech सब यहाँ से करके और सर्व कर रहे हैं यूरोप और USA में, वो प्रॉब्लम है। प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं है, डिफेक्टिव प्लानिंग है या इनफेक्टिव या प्लानिंग है, वो प्रॉब्लम। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का हमारा लो लेवल है, जो हमारे यहाँ जेनरिक पढ़ाई ही पढ़ाई जाती है 10वीं क्लास में तक। तो आप सब पढ़ रहे थे ना, मैथ ही पढ़ रहे थे, साइंस ही पढ़ रहे थे, हिंदी भी पढ़ रहे थे, इंग्लिश भी पढ़ रहे थे, तो SST भी पढ़ रहे थे, आप सारे सब्जेक्ट ही पढ़ रहे थे। तो स्पेशलाइजेशन तो कोई भी नहीं थी। अब आके आप पिछले 2 सालों से आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो कुछ आप उसको स्पेसिफिक जान पा रहे हो, ये फ़र्क भी था। इनफेक्टिव एफिशिएंट सिस्टम, खैर वो एक ही जैसा पॉइंट है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, दे आर इंटर रिलेटेड। वो अलग अलग आइसोलेशन में पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब आ जाओ हमारा टॉपिक एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। एजुकेशन सेक्टर इंडिया का हमने स्टडी करना है और यही हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा। अब देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, एजुकेशन और हेल्थ। किसी भी देश के लिए, फॉर एनी कंट्री, प्लेज ए वेरी वाइटल रोल, क्योंकि एजुकेशन मेक्स देम स्किल्ड, दे एक्वायर वेरियस टाइप, मतलब अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, जो आदमी जो वो बाकी रिसोर्स अगर ज़्यादा पैसों में काम करेंगे तो स्किल्ड आदमी जो उसको से ज़्यादा काम कम टाइम में इक्वलेंट अमाउंट में, इस तरह एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो और हेल्थ, अगर आप हेल्दी ही होगे तभी आप फिजिकली परफॉर्म कर पाओगे ना, आप हेल्दी नहीं हो तो ये बड़ा वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एजुकेशन देखो, एजुकेशन का तो मतलब भी पता होना चाहिए आपको। एक होता है लिटरेट होना और एक होता है एजुकेटेड होना, ये फ़र्क है दोनों में। अब हिंदी में उसको कहेंगे साक्षर होना, साक्षरता, साक्षर होना, और उसमें होना कि ज्ञानी या विद्वान या पढ़ा लिखा जिसको कहते हैं। वो डिफरेंस ये है कि लिटरेसी मीन्स कि आप रीड कर लेते हो और यू कैन राइट समथिंग, रीडिंग राइटिंग और 3 आवर्स होते हैं, 7 आवर इज अर्थमेटिक, लेकिन वो आप छोड़ो, रीडिंग और जो पढ़ लिख सके वो उसको लिटरेट कहते हैं। लेकिन जिसके अंदर पढ़े लिखे होने के अलावा और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, बहुत सारे तरह के काम कर सकता है, उसको उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझ आ सकती है, वो जैसा का वैसा कर सकता है। तो इस तरह का जो इंसान होता है दैट वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर, या एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वेरियस स्किल्स, एनहांसिंग स्किल्स। तो एजुकेशन का सेक्टर का ये इंपॉर्टेंट रोल है। ये इंपॉर्टेंट टाइप की भी एजुकेशन का मतलब क्या है। अब किसी भी देश को डेवलप करने के लिए उसमें स्किल्स तो चाहिए। देखो ना, आपको लोहे का काम करने वाला भी चाहिए, लकड़ी का काम करने वाला भी चाहिए, सीमेंट का काम करने वाला भी चाहिए, फ्लोर का, प्लम्बर का, तब तो एक घर ही बनता है। तो देश बनाने के लिए कितने तरह तरह के स्किल्स चाहिए होंगे। तो ये स्किल्स एक्वायर करने के लिए, फूड फंक्शनिंग के लिए, देश के लिए ये ज़रूरी है। ये हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर रैशनल थिंकिंग, ये तो कर चुके, खैर हम रैशनल थिंकिंग आती है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट, अब आप ना एक पेन कॉपी पकड़ लो कुछ
क्योंकि मैं 2-4 चीज़ें आपको लिखवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, इसमें ज़रूरी है ये। ऊपर लिखो ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब देखो, ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक स्केल है नापने का, कि सरकार एक साल में कितना खर्चा कर रही है एजुकेशन पे, एक स्केल है। दूसरा कि जीडीपी का कितना परसेंट गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। सो देयर आर 2 यार्डस्टिक्स फ्रॉम वेयर वी कैन मेजर द एक्सपेंडिचर विच इज बीइंग मेड ऑन एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, कि एजुकेशन सेक्टर के विस्तार या उसकी विकास के लिए क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। इसको मापने के लिए 2 स्केल हो सकते हैं, 2 यार्डस्टिक्स हो सकते हैं। एक अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हम देखें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना कर रही है। दूसरा मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, जो सरकार टोटल खर्चा कर रही है साल का अलग अलग चीज़ों पे, सड़कों पे भी, पुलों पर भी। तो एजुकेशन सेक्टर खर्चा, उसका प्रोपोर्शन निकालें। या फिर टोटल जीडीपी, देश में जितना सामान बन रहा है या टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसमें कितना हिस्सेदारी है, इस बेसिस पे। तो डिफरेंस क्या आया, 1952 में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था 7.92%। 1952 में एक्सपेंडिचर, नॉट रेशियो टू जीडीपी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन 1952 इट वाज 7.92। एक्सपेंडिचर रुपीज में बताना चाहिए, 0.2 के परसेंटेज में क्यों बताया है। अब ये वैल्यू बिलियन भी, ये कितना, ये मिलियन है या बिलियंस है। चलो अब लिखो, मैं बताता हूँ आपको। फिर 2014 में इट इंक्रीज टू 15.7 बिलियन ही होगा, बिलियन होगा ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, बोल बोल। सर वो 14 पॉइंट कितना था? 15.7 बेटा, 2014 था वो। In 1952 it was 7.92 and it rose to 15.7 in 2014। मैं इसकी वैल्यू, इसका आपको यूनिट बता दूंगा, अभी तो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जीडीपी का रेशियो लिखो, 1952 में जीडीपी का प्रपोर्शन था 0.64 and it increased to 4.13 in 2014। अच्छा, साथ में ये भी बता रहा है कि ये जो पीरियड था ना 1952 से 2014 का, जिसका ये डाटा है, कि इस पीरियड में ऐसा नहीं हुआ कि सारी स्टेट्स में, हर रीजन में बराबर यूनिफॉर्म लेवल पर एक्सपेंडिचर हुआ या ग्रोथ हुई। नहीं, एजुकेशन सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ। इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ये हैपहैज़र्ड ही था कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हुआ, तो ऐसा हुआ। और इसमें एक पॉइंट और उसने ये बोला है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का खर्चा है, हालांकि यूनिट फिर भी नहीं मिला, हम उसको ढूंढेंगे, कल मैं बता दूंगा आपको। वो ये बता रहा है कि इसमें अगर हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन, कि जो प्राइवेट लोगों ने एक्सपेंडिचर किया एजुकेशन पे, चाहे वो बाय वेरियस फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन और बाय इंडिविजुअल्स, फिर तो एक्सपेंडिचर लेवल और भी ज़्यादा चले जाता है। हम सिर्फ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, और इसमें भी एलिमेंट्री एजुकेशन का ज़्यादा शेयर है और हायर एजुकेशन का कम शेयर है, और टर्शियरी सेक्टर का तो खैर इतना होता ही नहीं है। फिर इसमें ये लिखो है डाटा कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन डिफर्ड टू एन एक्सटेंट दैट 2014-15 में, मतलब सिर्फ डाटा बता रहे हैं कि कभी रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, कि ये इतना इरेगुलर था ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर
कि एक से दूसरे को अगर कंपेयर किया जाए तो वही लिखवा रहा हूँ कि पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो एजुकेशन पे खर्चा सरकार कर रही थी, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग 2014-15 डिफर्ड टू एन एक्सटेंट, वो इस हद तक डिफरेंट करता था कि हिमाचल प्रदेश में इट वॉज ₹34,651 रुपीज पर पर्सन, 34,651, 34,651 रुपीज इन हिमाचल प्रदेश, और बिहार में सिर्फ 4,088 रुपीज था। 34,600 मतलब 34,500 एक स्टेट में खर्चा प्रति व्यक्ति, और दूसरी स्टेट में सिर्फ 4,088, मतलब 4,100 भी पूरा नहीं। तो ये डिफरेंस था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। फिर अगर कोई लिख रहा है तो ये भी लिख लो कि एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66, मेरे ख्याल से कोठारी कमीशन था ये, जो इस पे कमीशन बैठा था, एजुकेशन कमीशन। अब आया ना, देखो कितने सालों के बाद फिर से आया। अभी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अभी आई ना पिछले हफ्ते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की है। तो इससे पहले एक हुई थी 80s में, वो राजीव गांधी लाया था। उससे पहले हुई थी कोठारी कमीशन वाला एजुकेशन कमीशन है शायद ये, जो पूरे देश, उसने रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट 6%, और वो कब किया था? 1966 और 66, 64, 65, 66। और ये कौन सा टाइम था? वो जब एनुअल प्लान बने होंगे मेरे ख्याल से, 64 to 68, नहीं चलो छोड़ो। तो GDP का 6% कम से कम एजुकेशन सेक्टर पे खर्च होना चाहिए, ये तब कमीशन पे किया था इन्होंने। तो हम अभी डाटा लिखा ना हमने कि GDP का अभी भी हम 4.13% है 2014 में, 2014 में भी वी वर हार्डली 4.13%। तो एजुकेशन पे गवर्नमेंट का खर्चा कम है, एक्सपेंडिचर कम है, तो इसको बढ़ाना चाहिए। फिर एक ये भी लिख लो, तपस मजूमदार कमेटी बैठी थी एक, TAPAS, तपस मजूमदार कमेटी 1998 में, तपस मजूमदार कमेटी ऑन एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी। उसने ये एस्टिमेट किया था, दैट कमेटी एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1,37,000 crore rupees has to be spent in next 10 years, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपया, ताकि जो 6 से 14 साल तक के, जिसको हम यूनिवर्सल एजुकेशन कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, अलग अलग अभियानों के नाम से हम स्टार्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन स्टिल अभी भी हम जो फ्री एंड एलिमेंट्री और कंपलसरी एजुकेशन है उतना भी बच्चों को इंश्योर नहीं कर पाते। आप गांव में जाके देखना, स्कूल की फैसिलिटी बना दी होगी लेकिन बच्चे होंगे कम, और उसमें भी ड्रॉप आउट ज़्यादा। अगेन वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वाला फैक्टर आ जाता है, दे स्टार्ट वर्किंग। लेकिन इसने, तपस मजूमदार कमेटी ने ये एस्टिमेट किया था, ये फाइंडिंग्स थी उस कमेटी की, कि कम से कम 1,37,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़ के आसपास ही है, इतने अप्रॉक्सीमेट अमाउंट को अगले 10 साल में इंडिया में सिर्फ एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करने से तब जाके ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं सबको हम एजुकेशन के प्रीव्यू में उसको उस छतरी के नीचे ला सकें। ये उसकी फाइंडिंग्स थी। लिख लो बेटा, इस पे ऑब्जेक्टिव आ जाता होता है, बस दैट्स इट। राइट टू एजुकेशन आपको पता है एक्ट, राइट टू एजुकेशन पता है आपको, RTE एक्ट। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, सुनाई नहीं दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा। योर ऑडियो इज नॉट क्लियर पुत्र जी।
राइट टू एजुकेशन, RTE जिसको कहा जाता है, एक तो ना RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, एक है RTE, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेजिस्लेशन पास किया हुआ है। उसने हिसाब से यही है उसका भी फंडामेंटल, यही जो राइट टू एजुकेशन है कि जो चाइल्ड एज ग्रुप में है 6 से 14 ईयर्स तक के, उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। मतलब घर वाले को बहाना मारते होंगे कि हमने बच्चा नहीं भेजना, कोई वजह होगी, नहीं तो स्कूल टीचर को घर तक जाके बच्चा लाना है। इस तरह का एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ने। अच्छा, एक चीज़ आप में और पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2% सेस लगाना, CESS, कॉमर्स वालों को शायद समझ आ जाए, ह्यूमैनिटी वाले सुन लो, ये एक तरह का टैक्स होता है, सेस, एडिशनल टैक्स, ठीक है, सब्सिडी टैक्स टाइप का चीज़ है। सेस लगाने से क्या है, वो गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे भी है, इनकम टैक्स पे भी है, बहुत सारी चीज़ों पे 2% सेस लगाया हुआ है। एजुकेशनल सेस कहते हैं उसको, नहीं तो अपने अपने पापा को पूछना, वो बता देंगे आपको। उसको लिखते हैं एजुकेशनल सेस। जब पूरे साल का हमारा भी बनता है, जो टैक्स बनता है ना, सारा टैक्स की भी इतनी इनकम है, इसमें इतनी सेविंग्स है, इतना एक्सपेंडिचर हो गया, इतना लोन, होम लोन था, इतना डिडक्शन, डिबेट सब डाल के नेट पेएबल इतना, तो जो आता है ना उसमें एजुकेशनल सेस प्लस किया जाता है, तो गवर्नमेंट लेती है हमसे, तो वो एजुकेशन का सेस चार्ज किया जाता है ना 2%, वो भी एजुकेशन सेक्टर के पर ही लगाया जाता है। कभी वो क्वेश्चन डालते हो और आपको पता ही ना हो। RTE एक्ट 2009 में पास हुआ था। नहीं, 2009 में पास हुआ और केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। 2009 में लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है, फिर नोटिफिकेशन निकलती है। हर लेजिस्लेशन का, हर कानून का यही प्रोसीजर होता है ना। तो ये पास हुआ 2009 में और एनेक्ट हुआ, मतलब जिस तारीख से ऑपरेशनल हो गया RTE, वो है 1 अप्रैल 2010। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक चैलेंजेस भी है टॉपिक, सॉरी एक टॉपिक और है, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन सेक्टर। हालांकि प्रॉब्लम्स हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चैलेंजेस वही थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके डाला होगा। तो चैलेंजेस क्या हैं जी? एक तो एजुकेशन सेक्टर में हाई इलिटरेसी रेट है जी, डाटा भी है भाई इसमें, तो लिख लो इलिटरेसी रेट, लिटरेसी नहीं इलिटरेसी, और ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है डाटा। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, नो इट इज अ लिटरेसी रेट, प्रिंटिंग एरर है, ये प्रिंटिंग एरर है, इलिटरेसी रेट थोड़ी ना हो सकता है, लिटरेसी रेट ही होगा। लिटरेसी रेट इज 74.04% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अगर हमको कोई लेटेस्ट डाटा मिल गया ना, हम इसको अपडेट कर देंगे आपको, पर आप फिलहाल तो लिख लो, मतलब 75% के करीब आप जो है लिटरेसी रेट है। और वही आगे एक लाइन, वही यूनेस्को की रिपोर्ट वाली कि एज पर यूनेस्को रिपोर्ट 2010, 37% ऑफ इलिटरेट, according to UNESCO report, UNESCO UNESCO report 2010, about 37% of illiterate person in the world are Indians. ये आप उसके ऊपर हेडिंग भी डालो ना, हाई लिटरेसी रेट। दूसरा जेंडर बायस, जेंडर मतलब मेल और फीमेल में फर्क होना। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ही फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% और मेल लिटरेसी रेट 82%। फिर डाटा में एक और हेडिंग डाल लो, इनसफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बाकी मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा ना, जिसका मैं डाटा है वो लिख लो, और छोटा छोटा करके लिखा रहा हूं।
गवर्नमेंट स्पेंड्स नियरली 4% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। अभी मैं बता रहा था ना पिछले टॉपिक में कि दो यार्ड स्टिक्स हैं, या तो आप एक्सपेंडिचर के तरीके से मेजर करो कि कितना खर्चा कर रहे हैं या गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में, या रेशियो टू जीडीपी। तो इसमें इसने बताया है कि गवर्नमेंट, यही 2011 के सेंसस, गवर्नमेंट स्पेंड्स नियरली 4% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर का बताया है, विच इज वेयर एज डिजायर्ड लेवल इज 6%, ऐसा लिख लो, वेयर एज डिजायर्ड लेवल इज 6%। ये आगे जिनमें डाटा था, इसके मतलब हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि चैलेंजेस क्या है एजुकेशन सेक्टर में। तो हाई लिटरेसी रेट है, जेंडर बायस है, इसका तो बता चुका आपको, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, कि वोकेशनल ट्रेनिंग के इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं है। आज भी उधमपुर में देख लो, जैसे उधमपुर जैसी जगह में एक ITI है, ना यहाँ पॉलिटेक्निक है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना ही होटल मैनेजमेंट का कोई इंस्टीट्यूट है, ना ही लॉ का कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वो हम कर चुके हैं पहले कि हमारा जो एकेडमिक लेवल है वो स्पेशलाइजेशन नहीं है और उसका जो लेवल है वो कम है। गवर्नमेंट इनसफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बता चुका कि डिजायर्ड लेवल है 6% और गवर्नमेंट खर्च रही है 4% प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि प्राइवेट इंडस्ट्री और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, वो लाखों रुपए एडमिशन फीस मांगती हैं। तो एक नॉर्मल आदमी तो लाखों रुपया नहीं खर्च कर सकता, तो वो तो उसकी रीच से बाहर है। तो एजुकेशन का मतलब ये भी हो गया ना कि एजुकेशन में अफोर्डेबिलिटी भी आ गई। तो राइट टू एजुकेशन तो इसका मतलब हायर एजुकेशन में अप्लाई नहीं होता, सिर्फ वो छोटी क्लासों में ही होता है अप्लाई। फिर लो एक्सेस लेवल इन रूरल एरियाज, कि रूरल एरियाज में जो एजुकेशन की जो पहुंच है, जो रीच है, वो कम है, क्योंकि स्कूल नहीं होगा, स्कूल होगा उसमें भैंसें बंदी होगी, या मास्टर नहीं आता होगा, या इस तरह का 100 चक्कर होता है। तो ये आगे चैलेंजेस इसके हैं। इन्होंने लास्ट में एक दिया हुआ है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो पहला इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है एजुकेशन फॉर ऑल, कि सबके लिए जी एप्लीकेबल होनी चाहिए, जो कि अभी दूर वाली कौड़ी है, इतना नहीं, ये इतना आसान नहीं है। हमने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था, उसमें लिखा था राइट टू एजुकेशन, मतलब ये एजुकेशन एक स्टेट का मैटर होगा। हमने इसको मार्केट पे नहीं छोड़ा था, सरकार पे ही छोड़ा था। सरकार ने बाकी चीज़ों में बहुत तरक्की कर ली, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिए, थर्मल पावर प्लांट बना लिए, सोलर बना लिए। एजुकेशन सेक्टर पे तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं की, जबकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था। गवर्नमेंट को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं ना कि भाई उनको इम्पेरेटिव है वो करना ही है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था ये, लेकिन छोड़ो। फिर इन्होंने दूसरा ऑब्जेक्टिव रखा जेंडर इक्विटी, ये समानता ला रहे हैं धीरे धीरे। अभी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को भी बोला है कि फीमेल का पार्टिसिपेशन आर्म फोर्सेस में ही बढ़ेगा, बाकी जगह तो बढ़ ही रहा है पिछले 25-30 सालों से। और हायर एजुकेशन, जिसमें कि भी हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पिरामिड टाइप वो है कि नीचे ज़्यादा, बीच में कम, फिर ऊपर कम। बहुत कम बच्चे हैं जो हायर कोर्सेज पे या प्रोफेशनल कोर्सेज पे कर पाते हैं या पहुंच पाते हैं। और उसकी वजह क्या है? प्राइवेटाइजेशन वजह है, लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंसेंटिव, इस तरह की 100 वजह हैं। तो उसको इम्प्रूव करना, तो ये गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्ट है फॉर फ्यूचर। बाकी ऐसे दिया हुआ समराइज करने के लिए 2011-12 के NSSO का जो सेंसस जिसको कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, NSSO, उसका डाटा एक दिया हुआ है कि 2011-12 का कि मेल्स रूरल एरिया में जिन्होंने ग्रेजुएशन की है और फिर भी अनएम्प्लॉयड है, दोज हू आर एजुकेटेड प्लस अनएम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज इज 19%। और रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, वहां पे 16% सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही है अवेलेबल यूथ में। बस यही है। ये है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब आप एक काम करना, इसको आज एक थॉरो रीडिंग मारना। थॉरो रीडिंग का मतलब इस पूरे चैप्टर को एक नॉवल की तरह पढ़ना और
ह्यूमन कैपिटल की प्रॉब्लम्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसकी चैलेंजेस हो सकते हैं, वो सब आपको कॉमन सेंस की तरह ही समझ में आ जाएंगे। तो इस पर एक थॉरो रीडिंग मारना। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क बेटा।